दिन था 2 अगस्त साल 1981 का। आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नामक एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था और तब खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शॉल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्री लहरें बहुत तेज थीं। ऐसे में लाइफ बोट उतारना मुश्किल था। कैप्टन जहाज पर रुककर मदद मिलने का इंतजार करने लगा। जहाज सही सलामत था, डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक एक दिन जहाज के खड़े सुरक्षा अधिकारी को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से जहाज की ओर आ रहे हैं। पहली नजर में सुरक्षा अधिकारी को लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये लोग जहाज के नजदीक आए तो सुरक्षा अधिकारी ने नजर पैनी की और देखा ये आम लोग नहीं थे। इनका कद छोटा था, लेकिन शरीर तगड़ा, बाल घुंघराले थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनकी कमर से बंधी थी। इन लोगों के हाथों में तीर धनुष थे। उसी वक्त हांगकांग के कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा और सामने से प्रेम रोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में यह हमारे जहाज पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी से सेना भेजकर इन्हें भगाओ। इसके बाद कंपनी के ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रेम रोज जहाज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन के अखबार में खबर छपी कि उस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसानों को मारकर खा जाते हैं। उधर जहाज पर लोग डरे हुए थे क्योंकि जंगली लोग जहाज पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जहाज भी काफी बड़ा और ऊंचा था, इसलिए ज्यादा ऊंचाई के कारण कोई जंगली ऊपर चढ़ भी नहीं पाया। कुछ दिनों बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रेस्क्यू करके जहाज के लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। जहाज के डिसमेंटल के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो जंगली लोगों ने उन पर भी हमला किया। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ साथ हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वह भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था, जो जंगली लोग हमला कर रहे थे। उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ न कोई जा सकता है, न इन लोगों से मिल सकता है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदिमानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इसकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। ये आदिवासी समुदाय इतना खतरनाक है कि इनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। 1926 में मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा कि अंडमान के यह जनजाति आदमखोर है। इनके तेज दांत और लाल आंखें होती है और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। लेकिन मार्को पोलो की इन बातों को उस वक्त इतिहासकार नहीं मानते थे कि उसने कभी इस टापू पर पैर रखे होंगे। हो सकता है पोलो ने जो भी लिखा हो वो सब सुनी सुनाई बातें थीं। पूरी दुनिया में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे के लिए यहां पहुंचा था। इन लोगों ने टापू पर आग जली देखी थी, लेकिन वहां उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर 1867 में पड़ा था। उस वक्त एक मालवाहक जहाज इस द्वीप के किनारे क्रैश हो गया था, जहां से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें इस द्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और एक दिन ये लोग द्वीप पर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक आदिवासियों ने इन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जहाज पर भागे और कुछ देर बाद एक जहाज ने रेस्क्यू किया था। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को साथ लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिले,
जिन्हें पकड़कर ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। वो आदमी और औरत 10 दिन बाद मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने इन्हें वापस सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। 1896 में काले पानी की सजा से भागकर एक कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ दिनों बाद सेना की एक टुकड़ी कैदी को ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आई तो उन्हें उस कैदी की लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला कटा हुआ था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई भी इंसान इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। भारत के आजाद होने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से भी आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। कुछ सालों बाद सरकार ने रिसर्च के लिए कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में सरकार की तरफ से त्रिलोकनाथ पंडित को कुछ लोगों के साथ रिसर्च करने के लिए इस आइलैंड पर भेजा गया। आदिवासी लोग उनकी नाव देखते ही जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ और उनके साथियों ने आदिवासियों के कदमों के निशान का पीछा किया और जंगल के अंदर चले गए, जहां उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। झोपड़ी घास और लकड़ियों की बनी हुई थी और अंदर आग जल रही थी। वहां शहद, सुअर की हड्डियों सहित लकड़ी के कुछ बर्तन थे। ये लोग किसी आदिवासी से मिले तो नहीं, लेकिन वहां कुछ मेटल के बर्तन और नारियल छोड़ आए। 1970 में भारतीय सरकार ने निशानदेही के तौर पर द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि यह द्वीप भारत का हिस्सा है। जब पूरे विश्व में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस आइलैंड पर आई। दुनिया में जब भी पहली बार किसी अनछुई जनजाति से कांटेक्ट किया जाता है तो इशारों में बात करने की कोशिश की जाती है, और यही तरीका आजमाने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक की टीम इस आइलैंड पर पहुंची। आदिवासियों ने नाव पर तीर चलाना शुरू कर दिया। एक तीर सीधा डायरेक्टर के लगा। टीम वापस टापू के किनारे लौट गई। इन्होंने यहां कुछ गिफ्ट छोड़े, जिनमें एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि इनको देखकर आइलैंड के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद आदिवासियों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। साथ ही कार और गुड़िया को भी गाड़ दिया। इस आइलैंड के आदिवासी लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। उस वक्त त्रिलोकनाथ पंडित अपने साथ मधुमाला चट्टोपाध्याय सहित एंथोलॉजी की एक टीम लेके इस द्वीप पर पहुंचे थे, जब मधुमाला इस द्वीप के लोगों को तोहफे के रूप में नारियल दे रही थी। जब मधुमाला इस द्वीप के लोगों को तोहफे के रूप में नारियल दे रही थी, तभी एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की ओर धनुष तान दिया। उसी वक्त एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान कुछ आदिवासियों ने नारियल हाथों से भी लिए। इसके बाद भी कई बार इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन 1996 में सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में जब सुनामी आई थी, उसके बाद सरकार ने इस आइलैंड का हवाई मुआयना भी किया, जिसमें पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने की कुछ चीजें भी गिराई गई थीं। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहां पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहां पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाओ यहां पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। और फिर 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाओ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई ताकि चाओ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से यहां जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी हैं। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहां अलग अलग प्रजाति के 7,000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई बीमारियां।
इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई हैं। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसने बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है और इसी कारण ये बचे भी हुए हैं। यहां जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी हैं। यहां सिर्फ जीना ही काफी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।